शुएब ने रिवाल्वर का दबाव कनपट्टी पर बढ़ाया तो वो मजीद खौफजदा हो गया और बोला, ठहरो, मैं तुम्हें असल हकीकत बताता हूँ। हमें सिर्फ काम बताया जाता है, असल प्लानिंग और मास्टर फाइल अमेरिका की रियासत शुमाली कैरोलिना में वाक़ हमारे सदर दफ्तर में है और वहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। नामुमकिन और मुश्किल को छोड़ और हमें सिर्फ फाइल का नाम बताओ मिस्टर चिराग। शुएब गुस्से से दाड़ा। फाइल का नाम PK अटॉमिक 15 है। डेविड चिराग अब फरफर बोल रहा था। इतनी बेबसी का शिकार वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस दौरान बंगले का खादिम अंदर आया तो साकिब ने उसे बांध कर बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद साकिब और जमाल ने डेविड चिराग के कमरे की तलाशी शुरू कर दी। जरूरी कागजात, अहम फाइलें और मुख्तलिफ रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेने के बाद अब वो मशवरा कर रहे थे कि डेविड चिराग का क्या किया जाए। इसी दौरान शुएब का मोबाइल फोन थरथराने लगा। रात के 10 बज चुके थे। स्क्रीन पर जुबैर का नंबर जगमगा रहा था। शुएब ने अपना मोबाइल साकिब के हवाले किया और बात करने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम जुबैर, कहो क्या हाल है? हम इस वक्त बहुत मसरूफ हैं, मुख्तसर बात करो। साकिब आस्तगी से बोला। साकिब भाई, एक बुरी खबर है। जुबैर की आवाज़ रूंधी हुई महसूस हो रही थी। हाँ बोलो जुबैर, खैरियत तो है? वकास तो ठीक है ना? साकिब ने जुबैर की आवाज़ को पहली बार लरसते हुए सुना था। तभी अचानक वो गड़बड़ा गया। साकिब भाई, चारों घरों में कामयाबी से जमज लगाकर बमों को नाकारा बनाने के बाद आखिर में हम वकास के घर गई। वकास अपने घर के अकब से दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुआ था और मैं उसे कवर दे रहा था कि अचानक वकास का घर धमाके से उड़ गया। इस वक्त मकान से शोले बुलंद हो रही हैं और वकास का कुछ पता नहीं है। जुबैर अब बाकायदा रो रहा था। साकिब की आंख से आंसू के 2 कतरे टपके और उसकी जैकेट के कॉलर में जज्ब हो गई। साकिब को रोता देखकर शुएब भी परेशान हो गया और जमाल भाई भी साकिब के करीब आ गए। क्या हुआ साकिब, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। शुएब भाई, वकास जैमर नस्ब करने के दौरान शहीद हो गया। साकिब गुलगीर आवाज में बोला। क्या कह रहे हो तुम? शुएब एक लम्हे के लिए डगमगाया और इसी लम्हे का फायदा उठाते हुए डेविड चिराग ने अचानक शुएब पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि शुएब का फलादी मुक्का एक लम्हे के लिए बहक गया, लेकिन अगले ही लम्हे शुएब का नन्हा सा ऑटोमेटिक रिवाल्वर उंगली का दबाव बर्दाश्त न कर सका और उससे निकलने वाली बारूदी गोली ने डेविड चिराग की कनपट्टी पर छोटा सा सुराख बना दिया और थोड़ी देर बाद खुफिया एजेंसी का कमांडर इन चीफ डेविड चिराग का भारी वजूद बेजान लाशा बन चुका था। मौका से फायदा उठाकर जान बचाने की कोशिश के सबब वो जान से हाथ धो बैठा था। ओह, ये तो वाकई खत्म हो गया। जमाल भाई डेविड चिराग की नब्ज टटोलते हुए बोले। हाँ, अगर ये हमला ना करता तब भी इसे खत्म ही होना था। वकास की शहादत पर यह हमारा पहला जवाबी हमला है। ये कहते हुए साकिब ने अपनी जेब से कलम निकाला और डेविड चिराग के हाथ पर लिखा, वकास का नाम अज तरफ गुरेला फाइटर्स। ये जुमला लिखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसके हाथ लिख रहे थे, लेकिन उसका दिल वकास की शहादत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं था। और यह हकीकत भी है कि अपने यारों की जुदाई एक ख्वाब सी लगती है। वो सोचने लगा था मासूम वकास, जो उनकी टीम में सबसे कम उम्र लेकिन गैर मामूली जहानत और यादाश्त का हामिल फाइटर था, क्या वाकई अपने रब के हुजूर पहुंच चुका है? साकिब, जल्दी करो, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमारा यहाँ ज्यादा ठहरना मुनासिब नहीं। जरूरी सामान उठाओ और फौरी निकलो। शुएब अपने आंसू पूछते हुए बोला, जो काफी देर से जब्त करने के बावजूद बह पड़े थे। और शुएब ने साकिब और जमाल से छुपाना चाहता था, वरना हौसला देने वाला कोई न बचता। तीनों ने जल्दी जल्दी जरूरी कागजात और फाइलें समेटी और ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करके बाहर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचने से पहले इमरान से वकास के बारे में कोई बात नहीं करनी, ओके? शुएब ने हिकमत के पेश नजर दोनों को मुख्तसर हदायत दी और दरवाजे पर मौजूद गार्ड को हाथ हिलाकर तीनों गाड़ी में आ बैठे। इमरान, फौरन गाड़ी भगा लो, हम डेविड चिराग का काम तमाम कर चुके हैं। शुएब ने गाड़ी में बैठते ही इमरान के कांधे पर हाथ मारते हुए कहा और इमरान ने अल्लाह अकबर कहते हुए एक्सीलेटर पर पांव रख दिया। हेलो, प्रिंस एरियल स्पीकिंग। यहूदी प्राइवेट एजेंसी जी का मरकजी सरबराह प्रिंस एरियल शुमाली कैरोलिना में वाक़ अपने दफ्तर में मुसलसल काम के बाद ऊँग रहा था कि अचानक फोन बज उठा और दूसरी घंटी पर फोन उठाया जा चुका था। सारा ऑपरेटर स्पीकिंग। एशिया 1 जोन 3 के ब्लॉक PK 7 से मिस्टर ग्रेन शेरोफ लाइन पर है। ऑपरेटर ने तेजी से कोड वर्ड्स में इतला दी, फौरन बात करवाइए। प्रिंस एरियल खतरे की बू महसूस कर चुका था क्योंकि ब्लॉक PK 7 यानी कराची का जोन 3 को फोन करने की बजाय मरकजी हेडक्वार्टर से राब्ता करने का मतलब इमरजेंसी ही हो सकती थी। सर ग्रेन शेरोफ स्पीकिंग। जोन 3 का हेडक्वार्टर अभी 10 मिनट पहले उड़ा दिया गया है और ऑपरेशनल कमांडर एरिक रोल्ड समेत हमारे तकरीबन 8 साथी मारे जा चुके हैं। कमांडर ग्रेन शेरोफ, जो ब्लॉक PK 7 का इंचार्ज था, बगैर किसी तमहीद के बोला, क्या बको मत, ऐसा कैसे मुमकिन है? हमारी 13 साल तारीख में आज तक हमारा कोई जोन तबाह नहीं हुआ। दोबारा मालूम करो और मुझे आगाह करो। प्रिंस एरियल की नींद यकदम रफू चक्कर हो गई और वो गुस्से से फंकारते हुए बोला, बास इतला ना सिर्फ 100% दुरुस्त है बल्कि अब तो मीडिया भी तफसीलात बता रहा है। ग्रेन शेरोफ ने तस्दीक करते हुए कहा तो प्रिंस एरियल ने ओ शिट कहते हुए फोन पटख दिया और दूसरे फोन पर तमाम कोर कमांडर्स को फौरी तलब करने का हुक्म देने लगा। हाँ भाई शुएब, ऑपरेशन कैसा रहा? शुएब और उसकी टीम को वापस आता देखकर मास्टर खान तजस्सुस के मारे पूछे बगैर न रह सके, क्योंकि शुएब और साकिब के चेहरे पर अफसुर्दगी और इमरान के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे।
सर, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। आप पहले कौन से सुनना पसंद करेंगे? शुएब संजीदगी से बोला तो इमरान भी चौंक कर शुएब को देखने लगा, क्योंकि बुरी खबर से तो वो भी लाइल्म था। पहले अच्छी खबर सुना दो, फिर बुरी भी सुन लेंगे, अल्लाह खैर करे। मास्टर खान फिक्रमंदी से बोले, अच्छी खबर तो ये है कि ना सिर्फ ऑपरेशन कामयाब रहा, बल्कि उनका कमांडर इन चीफ डेविड शिराक भी ठिकाने लग चुका है। शुएब की संजीदगी बरकरार थी। बहुत खूब, हमें भी तुमसे यही उम्मीद थी। और बुरी खबर क्या है? मास्टर खान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और बुरी खबर यह है कि ज़ुबैर की इतला के मुताबिक 4 घरों में कामयाबी के साथ जैमर्स नस्ब करने के बाद जब वकास अपने घर में कार्रवाई करने पहुंचा तो कुछ ही देर बाद उसका घर धमाके से उड़ गया। शुएब ने आखिरी अल्फाज मुश्किल से अदा करते हुए कहा, और वकास की क्या इतला है? मास्टर खान ने बेताबी से पूछा। उसकी कोई खबर नहीं है। ज़ुबैर परेशान था और कह रहा था कि वकास का कोई निशान नहीं मिल रहा। साकिब एक मरतबा फिर रूहानसा हो गया। साकिब को अबदीदा देखकर इमरान भी मास्टर खान से रोते हुए लिपट गया, और मास्टर खान जो खुद भी काफी परेशान लग रहे थे इमरान को तसल्ली देने लगी। देखो भाई, जब तक कोई निशान या ऐसी अलामत नहीं मिल जाती जिससे पता चल सके कि वकास धमाके के वक्त घर में था या नहीं, मैं तो कम अज कम मायूसी की बात नहीं करूंगा। हमें फौरन ज़ुबैर से रब्ता करना चाहिए ताकि ताज़ा सूरत हाल भी पता चले और ज़ुबैर को हौसला भी मिले। हमें इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जरा सोचो, हम सब तो यहाँ हैं और ज़ुबैर वहाँ अकेला है। हम इस तरह की बातें करेंगे तो उस बेचारे का वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। मास्टर खान दिल ही दिल में दुआ करते हुए ना सिर्फ सबका हौसला बढ़ाते रहे, बल्कि ज़ुबैर की हिम्मत बनाने के लिए उसे राब्ता कायम कर ही रहे थे कि उनका मोबाइल फोन बज उठा। दूसरी तरफ ज़ुबैर ही था। अस्सलाम वालेकुम मास्टर खान, मैं ज़ुबैर बोल रहा हूँ। खुफिया एजेंसी जी वर्ल्ड वाइड के कोर कमांडर्स का आला सतही इजलास काफी देर से जारी था और अमले को नो डिस्टर्ब के अहकामात थे, लेकिन एक मरतबा भी ऑपरेटर ने इतला दी कि जोन 3 का ब्लॉक PK-7 ऑनलाइन है और बहुत अहम इतलात हैं। हेलो, आई एम प्रिंस एरियल स्पीकिंग, क्या खबर है? लहजे में करख्ती थी। बॉस, 2 अहम इतलात हैं। ब्लॉक PK-7 में हमारे एजेंट गुरिल्ला फाइटर्स के 4 घरों में बम नस्ब कर चुके थे, मगर उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए जैमर्स नस्ब करके उन्हें नाकारा बना दिया। ग्रेन शरूफ की बात जारी थी कि प्रिंस एरियल उस पर बरस पड़ा और मगलजात बकनी शुरू कर दी। बेवकूफ के बच्चों, तुम लोगों को एजेंसी छोड़कर वेटर बन जाना चाहिए। तुम लोग हराम खोर हो चुके हो। मैं तुम सब की ऐसी की तैसी कर दूंगा। 5 बच्चे क्या हो गए, पूरी जी वर्ल्ड वाइड की मिट्टी प्लीद होकर रह गई। आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं आते वो रोंडे? बॉस, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब हम 5वें घर में बम नस्ब कर चुके तो उनका एक बंदा इसी दौरान घर में दाखिल हुआ, जिसे फौरन हमने गिरफ्तार करके बेहोशी की हालत में PK-7 के मरकज में मुंतकिल कर दिया है और अब पूछबुछ का अमल जारी है, मगर वो किसी कीमत पर भी जबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। ग्रेन शरूफ ने कामयाबी की खबर सुनाई तो प्रिंस एरियल खुशी से बोला, OIC यानी 5 में से एक हमारे हाथ लग चुका है। इसका मतलब है कि अब हम उन 4 तक और फिर उनके सरपरस्तों तक भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, मैं एक खसूसी दस्ता आज ही जोन 3 ब्लॉक PK-7 के लिए भेज रहा हूँ। अब हम उन्हें मजा चखाएंगे। जी के सरबराह प्रिंस एरियल के चेहरे पर मकरू मुस्कुराहट खेल रही थी। बॉस, ये लड़के कोई मामूली फाइटर्स नहीं हैं। लगता है इनके पीछे कुछ खुफिया एजेंसियां और कुछ बड़े लोगों का हाथ है। इनका बंदा, जिसका नाम अब तक की तलात के मुताबिक वकास है, हमने गिरफ्तार किया और अगले ही लम्हे हमने उसका घर बम से उड़ा दिया। वकास के साथी ये समझे कि उनका साथी भी धमाके की नजर हो गया है, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इंतकामी कार्रवाई करते हुए धमाके के ठीक 15 मिनट बाद ही हमारे जोन 3 के कमांडर इन चीफ डेविड शिराक को मौत के घाट उतार दिया। ग्रेन शरूफ ने डरते डरते डेविड शिराक की मौत की इतला दी तो प्रिंस एरियल यकदम गुनाह उठा और एक मरतबा फिर मुगलजात का तूफान उठा दिया। ये लोंडे अपने आप को समझते क्या हैं? मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और अब मैं खुद खुसूसी दस्ते की क़ियादत करूंगा। और याद रखो, अगर मेरे आने से पहले ये लड़का वकास इधर उधर हुआ तो मैं तुम्हारी बोटियां बनवा कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। ये कहते हुए उसने फोन पटक दिया। यू आर अंडर अरेस्ट। ये पहला जुमला था जो वकास ने अपने घर के पिछवाड़े से दाखिल होते ही करख्त आवाज में सुना। वो कुल 3 अफराद थे, जिनमें से 2 मुकामी और एक गैर मुल्की था। उनके हाथों में अमरीकी साख्ता जदीद स्टेन गने थी और वकास के हाथ में आखिरी जैमर था, जिसे नस्ब करके उसे 10 मिनट में ये जगह छोड़ देनी थी। लेकिन शायद शक की बिना पर दुश्मन पहले से घात लगाए बैठा था और अब वकास के लिए भागने का कोई मौका ना था। हैंड्स अप मिस्टर फाइटर। कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना, हमें तुमसे बहुत से पुराने हिसाब चुकाने हैं और वो हम अभी हाथ के हाथ चुकाने में देर नहीं करेंगे। आसान और रवा अंग्रेजी के चंद जुमलों में नहायत दोटोक अंदाज में धमकी दी गई थी, जिसमें इंतहाई सफाकियत झलक रही थी। और अगले ही लम्हे वकास ने जैमर जमीन पर रखकर हाथ ऊपर उठा लिए। उसे अंदाजा था कि दुश्मन उसे मारने में कतई देर नहीं करेगा, क्योंकि अब तक वो उसे बेइंतहा नुकसान पहुंचा चुके थे। इतनी देर में उनका एक एजेंट आगे बढ़ा और क्लोरोफार्म में भीगा हुआ रुमाल उसके मुंह पर रख दिया। वकास की बेहोश होते ही उन्होंने उसे कांधे पर डाला और फौरन बाहर की तरफ दौड़ दबा ली। गाड़ी में बैठकर अभी वो 10 कदम दूर गए ही थे कि वकास का घर एक धमाके से गूंज उठा। लेकिन वकास को घर की तबाही का कोई अफसोस ना था, और अफसोस होता भी कैसे, वो तो गनूदगी के आलम में फरिश्तों के साथ आसमान की सैर पर निकला हुआ था।
बेहोशी की कैफियत में भी उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट खेल रही थी, जो दुश्मन को मजीद सीखपा कर रही थी। गुलशन कॉलोनी में वाक़ अपने खुफिया मरकजी दफ्तर में पहुंचते ही उन्होंने वकास को एक लॉकअप में बंद किया और अपने इंचार्ज कमांडर ग्रेन शेरोफ को कामयाब कार्रवाई की इतला दी। 2 घंटे बाद जैसे ही वकास को होश आया, सारा वाक़या उसकी आंखों के सामने भिर गया। उसे अपने घर से ज्यादा ज़ुबैर की फिक्र थी, जो न सिर्फ परेशान होगा बल्कि उसे भी हादसे की नज़र समझकर शहीद करार दे चुका होगा। और अगले ही लम्हे उसने अपनी कमीज के बटन से मुंसलिक माइक्रोफोन चिप को ऑन कर दिया और थोड़ी ही देर बाद उसका राब्ता ज़ुबैर से हो चुका था। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर बेटा, कैसे हो तुम? वकास की कोई खैर खबर मिली? ज़ुबैर की आवाज़ सुनते ही मास्टर खान ने बेताबी से खैरियत मालूम करना चाहिए। यस सर, अभी चंद लम्हों पहले मेरा वकास से राब्ता हुआ था। वो बिल्कुल खैरियत से है, लेकिन उसे भी ये नहीं मालूम कि इस वक्त वो कौन सी जगह कैद है। उसने मुख्तसरन मुझे बताया कि उसे वहां से बेहोश करके नामालूम जगह मुंतकिल किया गया है। अलबत्ता मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि माइक्रोफोन पर उसकी आवाज़ वाज़े सुनाई दे रही है, जबकि 10 किलोमीटर के फासले के बाद आवाज़ में खराबी पैदा होना शुरू हो जाती है। ज़ुबैर की आवाज़ से खुशी झलक रही थी कि यार जिंदा सोहबत बाकी के मिसदाक उसे खुशी इस बात की थी कि वकास कैद में है, लेकिन उसकी ज़िंदगी उससे एक मरतबा फिर मिलने की उम्मीद दिला रही थी। जैसे ही ज़ुबैर ने वकास की खैरियत की इतला दी, दूसरी तरफ मास्टर खान, गुरेला फाइटर्स के मेंबरान और दीगर अफराद नाराए तकबीर बुलंद करते हुए खुशी का इजहार करने लगे और शुएब को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर से मनोवजनी बोझ उतार फेंका हो। वो खुशी से सजदा शुक्र बजा लाया। वकास पर तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया गया। पूछ-गुछ की क्या सूरत हाल है? मास्टर खान को मालूम था कि जुबान खुलवाने के लिए इस तरह की एजेंसियां क्या क्या हरबे इस्तेमाल करती हैं। अब वो नई फिक्र से दो चार थे। सर, वकास से तो मेरी बात बहुत कम हुई है। अलबत्ता वकास और एजेंसी के एजेंटों के दरमियान होने वाले गुफ्तगू के मुताबिक वो बार बार ये सवाल दोहराते हैं कि तुम्हारे बकिया साथी कहाँ हैं, तुम लोगों के पीछे कौन कौन सी कुव्वतें काम कर रही हैं और दारुल हुकूमत में होने वाले धमाके में कौन लोग मुलव्वस थे। जिसके जवाब में वो लाइल्मी का इजहार करता है और फिर 2-3 अफराद मिलकर उसको ज़ोदोकोब करते हैं। ज़ुबैर की गुफ्तगू कमरे में मौजूद तमाम अफराद सुन रहे थे। ठीक है, हम बहुत जल्द कराची पहुंचने की कोशिश करेंगे और बकिया प्लानिंग वही तय करेंगे। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। मास्टर खान ने जैसे ही गुफ्तगू खत्म की, शुएब बोला, मास्टर वकास की जिंदगी को सख्त खतरा लाहक है, क्योंकि हम एक गलती कर चुके हैं और वो ये कि डेविड शिराक के हाथ पर साकिब की तहरीर मौजूद है, जिससे पता चलता है कि वकास की शहादत का बदला डेविड शिराक से लिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि जी वर्ल्ड वाइड के तहत पाकिस्तान में होने वाले मिशन का कंट्रोलर और कमांडर इन चीफ था। लिहाजा हमें आज रात या कल सुबह ही कराची पहुंचना होगा और फौरन ही कुछ करना होगा। बसूरत दीगर वो डेविड शिराक का बदला उतारने की कोशिश करेंगे। कहाँ रखा हुआ है उस लोंडे को? जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो चीज क्या है जिसने हमारे नाक में दम किया हुआ है। जी वर्ल्ड वाइड का सरबराह प्रिंस एरियल अपनी स्पेशल टीम के साथ अपने खुसूसी त्यारे पर पाकिस्तान पहुंच चुका था और आते साथ ही उसका पहला सवाल वकास के बारे में था। बस हम वही जा रहे हैं। ब्लॉक पी के 7 का कमांडर ग्रेन शेरोफ और उसके साथी प्रिंस एरियल के इस्तकबाल को पहुंचे हुए थे और अब वो गुलशन कॉलोनी में वाक़ अपने मरकज की तरफ जा रहे थे। ओ माई गॉड, ये है वो लड़का जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। बल्कि लड़का बोलने के बजाय बच्चा बोला जाए तो तब भी गलत ना होगा। कमरे में दाखिल होते ही प्रिंस एरियल की नजर जैसे ही वकास पर पड़ी, वो इसकी उम्र और जिसामत देखकर हैरानों परेशान रह गया। मैं तो समझ रहा था कि तुमने कोई शेर या हाथी पकड़ रखा है, ये तुमने मासूम सा खरगोश अगवा किया हुआ है। इसे मेरे पास लाओ। प्रिंस एरियल हिदायत देते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ गया। हाँ बेटा, यहाँ बैठो और ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस एरियल ने इंतहाई नरमी का मुजाहिरा करते हुए पूछा। पूछने वाला भी उतना ही जानता है जितना कि मैं, वकास ने मंतकी जवाब दिया। हाँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा नाम वकास ही है। मैंने कहा ना, जो चीज मालूम है उसे दोबारा पूछ कर वक्त जाया ना किया जाए, क्योंकि हम दोनों का वक्त बहुत कीमती है। प्रिंस एरियल वकास के जारहाना जवाब से एकदम जिच होकर रह गया। उसे वकास से इतने सख्त रद्द अमल की कतन उम्मीद न थी। कहाँ रहते हो? प्रिंस एरियल ने पूछा। ये पूछिए कि कहाँ रहता था, क्योंकि आपके बंदों ने कल रात मेरा घर बम से उड़ा दिया है, वकास ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अच्छा चलो ये बताओ कि कहाँ रहते थे बस। प्रिंस एरियल भी हार मानने वाला ना था। बहुत खूब, बारी बारी तनख्वाहें अपने इन्वेस्टेंडों को देते हो जो किसी काम के नहीं है, और पूछ आप मुझसे रहे हो। इनसे क्यों नहीं पूछते जिन्होंने बम ब्लास्ट किया था? वकास अब प्रिंस एरियल से तफरीह लेने लगा था और प्रिंस एरियल सोच रहा था कि दुश्मन के नरगे में भी इस बच्चे का हौसला और जहानत खूब है। अब उसे अंदाजा हो चला था कि उसके सामने कोई आम बच्चा नहीं बल्कि वाकई कोई चीज बैठी है। ओके, कम टू दी टॉपिक। हम अपने असल मकसद की तरफ आते हैं। मुझे मालूम है कि तुम गुरेला फाइटर्स के रुकन हो और काफी अरसे से तुम लोगों ने हमारे और हमारे क्लाइंट्स के नाक में ना सिर्फ दम किया हुआ है, बल्कि बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर चुके हो कि तुम्हारे इस ग्रुप के मकासद क्या हैं। प्रिंस एरियल वाकई मकसदियत पर आ चुका था और उसके लहजे की नरमी अब करख्ती में तब्दील हो चुकी थी, मगर वकास भी एक नंबर का चिकना गड़ा था। मुझे मालूम है तुम और तुम्हारे ये सारे ज़र खरीद गुलाम बदनाम ज़माना सिक्योरिटी एजेंसी जी वर्ल्ड वाइड के मुलाजिम हैं। यकीनन तुम्हारी तंजीम के भी कुछ न कुछ मकासद होंगे
इन मकासद को उल्फ दो तो हमारे मकासद बन जाएंगे। वकास का जवाब सुनकर प्रिंस एरियल का पारा एकदम ऊपर चढ़ गया, मगर एक मर्तबा फिर वो बर्दाश्त कर गया और बोला, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, वजाहत करो। बात बिल्कुल सीधी है, तुम आग हो और हम पानी। मतलब यह है कि तुम्हारा मकसद दुनिया में आग लगाना और हमारा काम आग बचाना। तुम ईसाइयत और यहूदियत को दुनिया पर मुसल्लत करना चाहते हो और हम इस्लाम के गलबे के लिए काम करते हैं। तुम दुनिया को जुल्म से भरना चाहते हो, हम अमन के राही हैं। तुम लड़ाना जानते हो और हम मिलाना जानते हैं। तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो और हम इसे दोबारा जोड़ना चाहते हैं। तुम किराए के कातिल हो और हम अल्लाह की रजा के लिए बगैर मुआवजे के जिद्दोजहद करते हैं। हम अल्लाह से डरते हैं और तुम बंदों से डरते हो। बस यही वजह है कि तुम मौत से डरते हो और मौत हमसे डरती है। वकास की जज्बाती गुफ्तगू के दौरान जी का सुप्रीम कमांडर एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया। उसे वकास से इस किस्म की कतई उम्मीद न थी। तो फिर ठीक है, तुम अपना काम करो और हम अपना काम करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारे साथी तुम्हें मुर्दा समझकर अब इंतकामी कार्रवाई पर उतर आए हैं और उन्होंने हमारे एक फर्द डेविड शिराक को कत्ल कर दिया है। प्रिंस एरियल की गुफ्तगू जारी थी कि वकास ने डेविड शिराक की मौत का सुनते ही जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा और प्रिंस एरियल दांत पीसता रह गया। उसके जहन में एक खतरनाक प्लानिंग घूम रही थी और वो इस वक्त किसी जज्बातियत का मुजाहरा करके अपना गुस्सा उतारना नहीं चाह रहा था। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, गौर से सुनो, मेरा नाम प्रिंस एरियल है। मैं जी वर्ल्ड वाइड का सरबराह हूँ। एशिया में हमारे कुल 9 जोन काम कर रहे हैं और हर जोन के पीछे तकरीबन 4 से 13 ब्लॉक काम करते हैं। पाकिस्तान हमारी जोन 3 है। तुमने न सिर्फ हमारे जोनल हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है, बल्कि हमारे जोनल इंचार्ज कमांडर इन चीफ डेविड शिराक और जोनल ऑपरेशन कमांडर एरिक रोड को भी कत्ल कर दिया है, जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी बयानित सजा न सिर्फ हम तुम्हें देंगे, बल्कि तुम्हारी सारी टीम के साथ साथ तुम्हारे सारे हमदर्द भी इस सजा को भुगतेंगे। और हमारे कानून में इसकी सजा सिर्फ मौत है। मास्टर खान गुरिल्ला फाइटर्स के मेंबरान के साथ सुबह तड़के ही कराची पहुंच चुके थे, जबकि जमाल एंड ब्रदर्स फिलहाल खालिद बिलग्रामी के पास ही ठहरे हुए थे। एयरपोर्ट पर जुबैर बेस बदलकर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। फजर की नमाज से फारिग होते ही वो फौरन अपने हेडक्वार्टर पहुंची और फौरन मीटिंग करने लगी। हाँ जुबैर, वकास के बारे में कोई नई इतला है आपके पास? मास्टर खान ने जुबैर से गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, जी सर, नई इतला यह है कि जी वर्ल्ड वाइड का सरबराह प्रिंस एरियल आपसे कोई 5 घंटे कबल कराची पहुंच चुका है। इसके बाद जुबैर ने प्रिंस एरियल और वकास के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू टीम के सामने गोशगुजार कर दी, जो वो रात को माइक्रोफोन चिप के जरिए रिकॉर्ड कर चुका था। हाँ, इसका मतलब है कि हमें जल्द अज जल्द वकास को छुड़ाना होगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। शुएब कुछ सोचते हुए बोला, बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहले कराची में वाक़ियों के 2 मराकज़ पर छापामार कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि हमारे पास मौजूद नक्शों में उनके यहाँ सिर्फ 2 मराकज़ हैं। इमरान ने पुराने नक्शों को सामने पिलाते हुए कहा, और फिर वो सब आइंदा हमलों की प्लानिंग तय कर ही रहे थे कि माइक्रोफोन चिप में एक मरतबा फिर आवाज़ पैदा होने लगी। धड़ाम की आवाज़ के साथ वकास के लॉकअप का दरवाज़ा खुला और फौजी बूटों की दमक के साथ 7-8 एजेंट कमरे में घुस आए, जिन्होंने आते ही वकास को दबोचा और इसके बाजू में पहले से तैयार की गई सिरिंज उतार दी और चंद सेकंडों में वकास बेहोश होकर उनके बाजू में झूल कर रह गया। इसके बाद वो उसे कांधे पर डालकर प्रिंस एरियल के पास ले गई। हूं तो ले आए इसे, अब इसे यहाँ मेज पर लिटा दो। प्रिंस एरियल की आवाज आई, जिसे गुरिल्ला फाइटर्स और मास्टर खान अपने हेड ऑफिस में बैठे सुन रहे थे। हम थोड़ी सी प्लानिंग तब्दील करेंगे, यानी कल इसी शहर के मसरूफ मरकजी चौक पर वकास को इस्तेमाल करते हुए धमाका करेंगे और हर लिहाज से ये धमाका खुदकश हमला होगा और इसका सारा इल्जाम गुरिल्ला फाइटर्स पर आएगा। इससे हमें 2 फायदे होंगे, पहला गुरिल्ला फाइटर्स का नुकसान और दूसरा गुरिल्ला फाइटर्स पर इल्जाम। बास प्रोग्राम तो बहुत खूब है, मगर मजीद वजाहत हो जाए कि वकास को आप किस तरह खुदकश हमले में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। कमांडर ग्रेन शरोफ ने वजाहत चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैंने मिस्टर वकास को यहाँ बुलवाया है। इसे कल हम खुदकश बम्बार जैकेट पहनाकर बनूदगी का यही इंजेक्शन लगाएंगे और फिर वकास साहिब वही करेंगे जो हम कहेंगे। ये देखिए। ये कहते हुए प्रिंस एरियल वकास के पास आया और गिलास से पानी लेकर वकास के मुंह पर चंद छींटे मारे तो वो उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। इंजेक्शन के असरात उस पर बाकी थे। फिर वकास से बोला, वकास मेज से नीचे उतराओ। वकास फौरन उतर गया। ये गिलास उठाओ, जमीन पर पटक दो। वकास ने ऐसा ही किया। सब हैरानी से वकास को देख रहे थे। आप देख रहे हैं कि ये जीता जागता इंसान है, मगर सिर्फ वही करेगा जो आप इसे ऑर्डर करेंगे। ये एक जदीद दरियाफ्त है जिसका पहला हकीकी तजर्बा हम मिस्टर वकास पर करेंगे। इसके बाद मिस्टर प्रिंस एरियल के मकरू कह के कॉन्फ्रेंस हॉल में इसफाकियत के साथ गूंजने लगी और वकास बेबसी की तस्वीर बना खड़ा का खड़ा रह गया।
तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी